आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में निर्देशांक अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। निर्देशांक का आशय, परिभाषा, विशेषता, निर्देशांकों का महत्व, उपयोगिता, उनकी सीमाओं आदि के बारे में पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब हम आते हैं निर्देशांक की रचना के चरण एवं सावधानियाँ। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है निर्देशांकों का उद्देश्य। निर्देशांकों को बनाने से पहले उनके उद्देश्य को ठीक प्रकार से परिभाषित कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे के सभी कार्य इसी बात पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक निर्देशांक सीमित और विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसा कि यदि श्रमिकों से संबंधित जीवन निर्वाह निर्देशांक बना रहे हैं तो उनमें केवल ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाएगा जिनका उपयोग श्रमिकों के द्वारा किया जाता हो। दूसरा है आधार वर्ष का चुनाव। निर्देशांकों के निर्माण में आधार वर्ष का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आधार वर्ष वह वर्ष है जिसकी औसत कीमत की तुलना में हम चालू वर्ष की औसत कीमत में हुए परिवर्तन को दिखाते हैं। चूँकि आधार वर्ष की कीमत स्तर की तुलना अन्य वर्षों की कीमत स्तर से की जाती है, इसलिए इसका चुनाव सावधानी से करना चाहिए। सामान्यतः आधार वर्ष ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक दृष्टि से सामान्य हो। तीसरा है वस्तुओं का चुनाव। निर्देशांकों के निर्माण में वस्तुओं का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। यदि हमें सामान्य निर्देशांकों की रचना करनी है तो उपभोग में आने वाली सभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक वस्तुओं को शामिल करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वस्तुओं का चुनाव करते समय उसकी किस्म की ओर पर्याप्त ध्यान देना अति आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, चयनित वस्तुओं में प्रतिनिधित्व करने की शक्ति हो, वस्तुएं सहज ही अर्थात तुरंत ही पहचानी जा सकने योग्य हो, वस्तुएं उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो तथा वस्तुओं के गुणों में कोई अंतर न हो। चौथा है प्रतिनिधि कीमतों का चुनाव। निर्देशांकों की रचना के लिए प्रतिनिधि कीमतों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। निर्देशांकों की रचना करते समय कीमतों का उचित रीति से चुनाव अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि परिवर्तन की मात्रा इन्हीं के आधार पर मापी जाती है। पांचवा है माध्य का चुनाव। निर्देशांकों की रचना में माध्य का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि निर्देशांक में सभी प्रकार के माध्य का प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्यवहार में अंकगणितीय माध्य का ही प्रयोग किया जाता है। छठवां है भारों का निर्धारण। निर्देशांकों की रचना में भारों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वस्तु का उसके महत्व के अनुसार निर्देशांक पर प्रभाव डालने के लिए भारित विधि को ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार को उनके भार के अनुसार भारांकित करने की आवश्यकता होती है। निर्देशांकों की रचना के चरण एवं सावधानियां हो जाने के बाद अब हम आते हैं निर्देशांक बनाने की कठिनाइयाँ। कठिनाइयों में पहला है आधार वर्ष के चुनाव में कठिनाई। निर्देशांक बनाते समय पहली कठिनाई आधार वर्ष को चुनने की होती है।
क्योंकि कोई भी वर्ष प्रायः सामान्य वर्ष नहीं रहता। प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ असामान्य घटनाएं अवश्य होती रहती है। अतः इस बात को निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कौन से वर्ष को आधार वर्ष माना जाए। इसके अलावा यदि किसी वर्ष को आधार वर्ष मान भी लिया जाए तो वह सदैव के लिए आधार वर्ष नहीं बन जाता, बल्कि उसे समय समय पर परिवर्तित करना पड़ता है। अतः आधार वर्ष के चुनाव की समस्या बार बार उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई। निर्देशांकों की रचना करते समय एक कठिनाई यह आती है कि इसमें किन किन प्रतिनिधि वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा आधार वर्ष तथा चालू वर्ष की समय अवधि के बीच वस्तुओं की किस्म में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्देशांकों की तुलना करना व्यर्थ हो जाता है। कभी कभी यह कठिनाई भी आती है कि व्यक्तियों की उपभोग आदत में परिवर्तन हो जाती है। अतः इन सब कारणों से प्रतिनिधि वस्तु के चुनाव में कठिनाई आती है। तीसरा है वस्तुओं की कीमतों के संकलन में कठिनाई। निर्देशांकों की रचना करते समय तीसरी प्रमुख कठिनाई यह आती है कि प्रतिनिधि वस्तुओं की फुटकर कीमतों को लिया जाए अथवा थोक कीमतों को। थोक कीमतें अपेक्षाकृत सुगमता से प्राप्त की जा सकती है, जबकि फुटकर कीमतों की जानकारी प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर फुटकर मूल्यों में बहुत ही अंतर पाया जाता है। चौथा है वस्तुओं के भार में कठिनाई। निर्देशांकों की रचना करते समय वस्तुओं को भार देने में कठिनाई आती है, क्योंकि सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों के लिए समान महत्व की नहीं होती। एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों एवं वर्गों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखती है। समय एवं रुचियों में परिवर्तन के अनुसार वस्तुओं का महत्व भी बदलता रहता है। इसलिए वस्तुओं को दिए गए भार भी प्रायः अनुमानित ही होते हैं और अनुमान के आधार पर ज्ञात किए गए निष्कर्ष भ्रमात्मक हो सकते हैं, अर्थात भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। पांचवा है औसत निकालने में कठिनाई। निर्देशांकों की रचना में एक कठिनाई यह आती है कि कौन सी रीति से औसत निकाला जाए। औसत निकालने के लिए अनेक रीतियां अपनाई जा सकती है, लेकिन कभी कभी एक ही सांख्यिकीय रीति से विभिन्न औसत रीतियों का प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस तरह से निर्देशांक बनाने की कठिनाइयों में आधार वर्ष के चुनाव की में कठिनाइयाँ, प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में कठिनाइयाँ, वस्तुओं की कीमतों के संकलन में कठिनाइयाँ, वस्तुओं के भार में कठिनाई और औसत निकालने में कठिनाइयों का सामना निर्देशांक बनाने के लिए करना पड़ता है। इसके बाद अब हम आते हैं जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक या उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक को उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक भी कहा जाता है। इसके निर्माण का उद्देश्य एक समयावधि में उपभोक्ताओं के एक वर्ग विशेष के निर्वाह व्यय में होने वाले परिवर्तन की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करना होता है। साधारण मूल्य निर्देशांकों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इनमें होने वाले परिवर्तनों का समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन निर्वाह व्यय पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का
उपभोग अलग अलग अनुपातों में करते हैं तथा उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तन भी उन्हें अलग अलग से प्रभावित करते हैं। जैसा कि उदाहरण में देखने को आता है, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों का उपभोग ढांचा अलग अलग होता है। इतना ही नहीं बल्कि एक ही वर्ग के लोगों की उपभोग आदतें भी विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। अतः उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक विभिन्न स्थानों में रहने वाले विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के जीवन निर्वाह व्यय में हुए परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट करना है। इसके बाद अब हम आते हैं उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकों की उपयोगिता। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की सहायता से वर्ग विशेष के लोगों के रहन सहन के व्यय में होने वाले परिवर्तन की दिशा एवं मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की सहायता से व्यय में परिवर्तन हो जाने पर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित किया जा सकता है। श्रमिकों एवं नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के वेतन एवं महंगाई भत्ते का निर्धारण उनके जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक मजदूरी समझौता एवं मजदूरी संविदा में बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। इसके अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक में एक निश्चित शब्द होने पर संविदा के अनुसार मजदूरी में स्वतः ही वृद्धि कर दी जाती है। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की सहायता से मुद्रा की क्रय शक्ति को निर्धारित किया जा सकता है। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक लोगों की वास्तविक आय को निश्चित करने में भी सहायता प्रदान करता है। इस तरह से उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक के अंतर्गत एक समयावधि में उपभोक्ताओं के एक वर्ग विशेष के जीवन निर्वाह में होने वाले परिवर्तन की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करना आवश्यक होता है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपभोग अलग अलग अनुपातों में तो करते हैं और उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तन भी उन्हें अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। इस तरह से निर्देशांक या सूचकांक में सबसे पहला एक आधार वर्ष माना जाता है। उसी आधार वर्ष की तुलना वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष से की जाती है, अर्थात आधार वर्ष को आधार मानकर किसी भी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है और उसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष में महंगाई या अन्य किसी भी वस्तुओं की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है इसकी तुलना निर्देशांकों के माध्यम से की जाती है। तो निर्देशांकों का आशय, परिभाषा, उनकी विशेषताओं को जान लेने के बाद निर्देशांकों का महत्व के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसकी उपयोगिता के बारे में भी अपन बतलाया जा चुका। निर्देशांकों की सीमाओं, निर्देशांकों का वर्गीकरण, निर्देशांकों की रचना बनाते समय उनमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और निर्देशांक बनाते समय उन्हें उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, इन सब का अध्ययन कर लेने के बाद उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन कर चुके। इसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट होता है और उसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।